अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है पावर, ठीक है, और साथ ही साथ छोटी सी डेरिवेशन करेंगे कि कैसे ये पावर का फॉर्मूला W/T कन्वर्ट होता है F.V में, ठीक है। और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी करा दूंगा जिससे पावर को समझने में आसानी मिल जाएगी। पावर की आपके पास दो डेफिनेशन होती हैं। सबसे पहले मैं वो वाली डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि आप लोगों ने हमेशा से पढ़ी है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम हुआ पर यूनिट टाइम में, ये पावर है। फॉर एग्जांपल आपने 10 जाउल का काम किया 1 सेकंड में, तो आपकी पावर कितनी हुई, 1 वॉट हो गई, ठीक है। लेकिन पावर की एक और डेफिनेशन भी होती है जो कि आपने शायद बहुत कम पढ़ी हो, कि कितने पर यूनिट टाइम में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, ये भी आपके पास पावर होती है। ट्रांसफ़र भी कह सकते हो या ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में बदलना, और ट्रांसफ़र यानी एक बॉडी से एनर्जी का दूसरी बॉडी में चला जाना। दोनों चीज़ आपके पास पावर हो सकती है। अब थोड़ी सी बात मुझे मुश्किल लग रही होगी शायद आपको, अब आपको मैं इसको आसान कर देता हूँ। ये बात तो समझ में आती है ना, क्या है ये, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि कितना आपने वर्क किया कितने टाइम में, ये आपके पास पावर हो गई। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे या आप जब हायर लेवल स्टडी करोगे तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, पावर में आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी। आप इसको ज़रा ऐसे समझो, ये आपके पास क्या है, एक हीटर है। हीटर क्या काम करता है, हाँ, हीट फेंकने का, ये तो सबको पता है। समझ लो ये हीट है। अब हीट कुछ और चीज़ तो नहीं होती, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका एनर्जी हो गई, ENERGY, एनर्जी। अब यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसे बड़ी सर्दी लग रही है, फर्स्ट ईयर का कोई अच्छा सा बच्चा है, उसको सर्दी लग रही है। तो उसने क्या किया, हीटर चालू कर लिया। जब उसने हीटर चालू किया तो उसने देखा कि एनर्जी उसको मिल रही है पर यूनिट टाइम में, ये आपके पास हो जाएगी पावर। यानी वो कैसे पता करेगा कि उसको कितनी पावर मिल रही है हीटर से, तो वो ये देखेगा कि कितनी ज़्यादा हीट जो है वो आ रही है उसके पास पर यूनिट टाइम में, ये आपके पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। अच्छा, अभी हम ना एक और चीज़ भी इसमें पढ़ेंगे जो कि आपके पास होगा, जो कि आपके पास है यूज़फुल एनर्जी और वेस्टेड एनर्जी, तो इसको भी हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। और एनर्जी की वेस्टेड को हम डेसिपेशन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब फॉर एग्जांपल पावर को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि देखो मुझे आपको एग्जांपल इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि आपको वर्क डन पर यूनिट टाइम ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है ना पावर की, ये नहीं पता कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है पर यूनिट टाइम में, ये भी पावर होता है। और आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हीट एनर्जी है, दूसरी बॉडी में जा रही है, जाने के लिए टाइम तो ले रही है ना। यानी फॉर एग्जांपल 10 जाउल हीट, 10 जाउल की हीट है, 1 सेकंड में बॉडी में पहुंची, तो पावर कितनी हो गई, 1 वॉट की, 10 वॉट की पावर हो गई। तो इस चीज़ को ज़रा समझना। अब एक और चीज़ समझते हैं कि आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना टाइम लेती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में, ये भी आपके पास पावर ही होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म, वो रेट जिससे एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक बॉडी से, एक चीज़ से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, टू अनदर, एक दूसरे में, ये भी आपके पास पावर होती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ पावर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसकी छोटी सी डेरिवेशन को करते हैं कि व्हाट इज़ पावर फ्रॉम दिस, इसमें क्या होगी। अच्छा, कंसीडर करो आपके पास पावर का फॉर्मूला है, हियर ये डेरिवेशन कर रहे हैं हम छोटी सी, हियर वी हैव पावर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपके पास W क्या है, W आपके पास है वर्क डन एंड और T क्या है आपके पास, T क्या है आपके पास, टाइम। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, P = W/T। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वर्क डन आपके पास बराबर होता है, इक्वेशन 1 के लिए से वर्क डन आपके पास बराबर होता है W.S के। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपकी बुक में एक ज़बरदस्त चीज़ लिखी गई है, मैं वो भी पढ़ता हूँ।
कि उन्होंने लिखा है एनर्जी और वर्क को। यहाँ पर आप चाहो ना इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P इक्वल टू ई अपॉन टी। ये भी फॉर्मूला पावर का ही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी जब ही आती है आपके पास जब आप वर्क करते हो। यहाँ ये लिखो W इज इक्वल टू ई। कभी भी वर्क करे बगैर एनर्जी आ सकती है? भाई देखो, पहले से स्टोर है एनर्जी तो उसके लिए भी वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वर्क करोगे तो एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ है एनर्जी के सूरत में काइनेटिक एनर्जी है। क्या काइनेटिक एनर्जी बगैर वर्क करे आती है? नहीं, वर्क तो करना ही पड़ता है ना। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर E भी लिख सकते हो और W भी लिख सकते हो। तो जब भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी ट्रांसफ़र या वर्क डन, और दोनों का यूनिट भी जॉउल है, सबको पता है, और टाइम टेकन। अच्छा, अब एक मज़े की बात यह है कि इन्होंने इसको जो है ना डेल्टा लिया है। अब डेल्टा क्यों लिया मैं ये बता देता हूँ। देखो, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़रा देखो, इससे आपको बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। ये है आपके पास W2, ये है आपके पास, ये W1 है भैया, ये W1 है, ये W2 है। W1 पर जो आपके पास वर्क था वो 10 जॉउल का था। W2 पे जो वर्क है आपके पास 20 जॉउल है। 10 जॉउल से 20 जॉउल जाने में आपको कितना टाइम लगा? 10 जॉउल से 20 जॉउल जाने में आपको कितना टाइम लगा? ये समझ लो, मैंने एक टाइम बना दिया आपके लिए। समझ लो आपको 5 सेकेंड, 1 सेकेंड ही लिखते हैं ताकि आसान हो जाए काम। 1 सेकेंड लगा। अब पावर कैसे निकालोगे? पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे? W2 माइनस W1 करोगे, है ना। क्योंकि देखो भाई, आपके पास डेल्टा W चाहिए आपको, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पावर निकालने के लिए डेल्टा W लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब टाइम देखो, जब आपने पावर कैलकुलेट करना शुरू की उससे पहले भी तो कोई टाइम होगा ना। समझ लो वो था आपके पास 2 सेकेंड, और जब आप W2 पे पहुँचे तो आपके पास हो गया टाइम 3 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपके पास W निकलेगा वो कैसे निकलेगा? मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास W निकलेगा वो कैसे निकलेगा? डेल्टा W इज इक्वल टू W2 माइनस W1 से। और यहाँ पर आपके पास टाइम कैसे आएगा? T2 माइनस T1 से। अब T2 क्या है? ये रहा। T1 क्या रहा है? ये रहा। तो आप जो पावर निकाल रहे हो वो इस इंटरवल के लिए निकाल रहे हो, तो इसीलिए डेल्टा आया। कि आप देखो, जब आपने पावर निकालना शुरू की तो उससे पहले भी तो हो सकता है उसके पास कोई पावर हो, और उसके बाद जब आप निकालोगे तो भी उसके पास कोई पावर होगी। तो एक चेंज निकाल रहे होते हो बेसिकली आप। इसी तरह से मैंने टाइम भी बता दिया, तो यहाँ डेल्टा T आ गया। तो बॉडी पर जब आपने काम करना शुरू किया उसके पास पहले से भी कोई वर्क था, आपने और वर्क किया तो वो इतना हो गया। इतना वर्क करने में कितना टाइम लगा आपको? वो डेल्टा T हो गया। T1 से T2 जाने में। इसे 1 कर लो, इसे 2 कर लो, ठीक है। तो फिर ये डेल्टा में आपके पास आ गया। तो समझ गए ना डेल्टा क्यों लगाया मैंने? अब यहाँ पर ये डेल्टा आएगा, ठीक है। तो डेल्टा आ गया। अब इसको ऊपर पुट कर दो। अब एक चीज़ मेरी तरह बात सुनो कि जब आप इसको डेल्टा W लिख रहे हो तो ये भी आपके पास डेल्टा S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर समझ लो डिस्टेंस 5 मीटर का था, आगे जाकर आपने 10 मीटर कवर किया। तो ये चीज़ें सारी आपस में लिंक करती हैं। सिंपल डेरिवेशन तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब इसे खोल के दिखाते हैं ना तो इस तरह से बनती है ये चीज़ें। अब ज़रा इसको पुट करते हैं ऊपर। पुट डेल्टा W इन इक्वेशन 1। तो फॉर्मूला बना P डेल्टा नहीं, डेल्टा तो ख़त्म हो गया ना। P और डेल्टा W की जगह आ गया F डॉट डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ कि F को पहले लिख दिया, डेल्टा S के साथ डेल्टा T दे दिया मैंने। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात जो मैंने लिखवाई थी। अब इसको आगे चलते हैं। हेयर हम अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि डेल्टा V हमारे पास किसके बराबर होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है।
भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया। मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेल्टा वी। तो पी डॉट, इक्वेशन बना लो चाहो तो, या ऐसे ही पुट कर दो, P इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा वी। अब देखो यहाँ पर मैंने डेल्टा तो लिख दिया, लेकिन बुक में इन्होंने इसे डेल्टा नहीं कहा, इसे डेल्टा नहीं कहा, तो मैं इसे यहाँ से डेल्टा हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि बुक जैसा बन जाए। अब हेयर द पावर इज इन एवरेज में है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि एवरेज में? मैं ज़रा आपको बताता हूँ। ये आपके पास हो गई पी ए वी ई एवरेज, और ये हो गया एफ, और ये वी ए वी ई एवरेज हो गया। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ज़रा ये समझा देता हूँ आपको कि आपको बात समझ में आ जाए। एवरेज के लिए मैंने ए वी ई पूरा लिखा है ताकि बात सही समझ में आए। देखो भाई, जितना भी टाइम आपको लगा वो आपने नीचे रखा, जितना भी आपके पास वर्क था वो आपने ऊपर रखा, तो आपको क्या मिल रहा है? एक पावर की वैल्यू मिल रही है। यानी ये पता चल रहा है कि पर यूनिट टाइम में कितनी पावर आ रही है। ऐसा तो नहीं होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट काम करेगा कभी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, कभी कम एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। हर सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ये आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि एक सेकंड के मुताबिक क्या एवरेज रहा आपका। एवरेज में आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। पहले पुराने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ते हैं, जब जाके नई बात समझ आती है। एवरेज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने पावर कैलकुलेट की 10 सेकंड के लिए, और आपके पास वर्क था 100 जूल का, तो आप सिंपल 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 10। क्या हर सेकंड में 10 जूल का वर्क हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है। क्या पता पहले सेकंड में 20 जूल का वर्क हुआ हो, दूसरे सेकंड में 10 जूल का वर्क हुआ हो, लेकिन आपने जो फॉर्मूला, आपने जो वैल्यू बताई उसके मुताबिक तो ये पता चल रहा है कि हर सेकंड में ही 10 जूल का वर्क हो रहा है। तो यानी आपने एवरेज बताया है। आपने हर सेकंड में क्या वर्क हुआ ये नहीं बताया, आपने एवरेज बता दिया। तो अगर हर सेकंड का वर्क निकालना चाहते हो तो फिर वो आपको हर सेकंड के लिए अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा आपस में। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए इसे पावर एवरेज लिखा गया है। इस चीज़ को मैं एवरेज को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर जगह इस्तेमाल होती है। अगर आगे ये फिर कभी आया ना एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी जो मैंने समझाया उसको दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर देखना, बात समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, फिर बात समझ में आएगी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको एवरेज से ऐसे लिख रहा हूँ, सिंपल लिख देता हूँ। तो P इक्वल टू एफ वी, डॉट को खोलते हो तो कॉस थीटा आता है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? द SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा इसका? वॉट। अगर कभी MCQs में आ जाए कि वॉट किसके बराबर होता है, तो जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। वर्क की डायमेंशन आपके पास क्या रहेगी? वर्क की डायमेंशन आपके पास रहती है M और L और T का स्क्वायर, है ना। वर्क की डायमेंशन सबको पता है ना, MLT स्क्वायर, ML का स्क्वायर और T स्क्वायर इनवर्स में। अब यहाँ भी ऐसे, तो ऊपर आ जाएगा। मैं ज़रा कैलकुलेट करके बता ही देता हूँ, डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक। डायमेंशन देखो, वर्क, ये मैंने वर्क लिख दिया और ये टाइम आ गया। अब वर्क की डायमेंशन सबको पता है क्या होती है? ML का स्क्वायर, ठीक है, और T इनवर्स का स्क्वायर। अब डिवाइड में आपके पास भी T मौजूद है, तो उसकी डायमेंशन भी T। अब ये T ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ML का स्क्वायर, T इनवर्स और T, और ये भी इन्वर्स हो गया। अब बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा? माइनस क्यूब। देखो किस तरह मैंने ऐड किया उन दोनों को, ज़रा समझो। T इनवर्स का स्क्वायर प्लस और -1, T इनवर्स -1, और ये इनवर्स क्यूब हो गया। समझ में आई बात? इस तरह किया। तो पावर की डायमेंशन तो सबको अच्छी तरीके से याद ही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। पावर की डायमेंशन मैंने अलग से नहीं निकाली है। तो ML का स्क्वायर T इनवर्स क्यूब,
ये डायमेंशन आ गई, यूनिट इसका वॉट आ गया। डायमेंशन और यूनिट इसका बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे लिख लो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर स्केलर क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी। आई होप मेरी बात यहाँ समझ में आई होगी। ज़्यादा इसको मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा, वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ, मतलब पावर को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आगे जो है वो हम समझते हैं एनर्जी डेसिपेशन को, कि एनर्जी कैसे डेसिपेट होती है। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डेसिपेट एज हीट इन द इन्वायरमेंट। एक काम करो, इसका ज़रा एक्सपेरिमेंट ही कर लो। आपको पता है आपके दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन तो है, ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। हाथ को यूँ जोड़ो और यूँ रगड़ो। जब आप रगड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ, और यूँ लगा लो, आपको पता चलेगा कि आपके हाथ गर्म हो गए। देखो ना, यूँ करो ना। जब आपने फ्रिक्शन था ना, फ्रिक्शन की वजह से ही ये शोर भी हो रहा है अगर मेरी आवाज़ आ रही हो, और फिर जब मैं इसे यूँ लगा रहा हूँ तो मुझे गर्म भी महसूस हो रहे हैं हाथ। आप भी ये कर लो वीडियो ज़रा रोक कर, ताकि एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो इसी चीज़ को कहा जाता है एनर्जी डेसिपेशन। यानी आप वर्क करो, और वर्क करने और जिस सरफेस पे वर्क कर रहे हो उस पर फ्रिक्शन मौजूद हो, तो फिर आपकी एनर्जी डेसिपेट होती है, यानी पावर ज़ाया होती है, आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया होती है। तो एनर्जी का ज़ाया होना, इस चीज़ को कहा जाता है पावर डेसिपेशन। क्या कहा जाता है? पावर डेसिपेशन कहा जाता है। और ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से ही होता है। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, ये सरफेस है, दोनों के दरमियान अगर मैं एक दूसरे को मिलाऊंगा तो फ्रिक्शन तो आएगी। अब जब मैं इसे यूँ रगड़ूंगा तो हाथ भी गंदा हो गया, लेकिन गर्म भी हो रहा है, यानी एक एनर्जी ज़ाया हो रही है, एक हीट पैदा हो रही है, और ये हीट मेरे काम की थोड़ी ना थी। तो यही हमारा एनर्जी डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन कहलाएगा। पावर डेसिपेशन क्या है? कि एनर्जी का ज़ाया होना पर यूनिट टाइम, ये भी पावर डेसिपेशन कहलाता है आपके पास। ठीक है, अब जब भी आप करोगे ना वर्क तो ये होगा, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। कोई भी सिस्टम आपके पास दुनिया में ऐसा नहीं है जो एनर्जी ज़ाया ना करता हो। फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाओगे, शोर होता है, जब वो शोर होता है तो साउंड खुद एक एनर्जी है, तो साउंड निकलता है तो आपका एनर्जी ज़ाया होती है, यानी एनर्जी ज़ाया हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से, ये पावर है आपके पास, इसे आप पावर डेसिपेशन कहोगे। ठीक है, अच्छा आपका पंखा चल रहा है, आप पंखा चलता है तो देखते हो कि उसकी जो मोटर है वो गर्म हो जाती है, हीट पैदा होती है, ये भी पावर डेसिपेशन है। और पावर डेसिपेशन जितना कम होगा ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो उतनी ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, डिवाइस कह लो बेसिकली। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिसमें एनर्जी ज़ाया ना होती हो, हर मशीन में ही एनर्जी ज़ाया होती है, और जो एनर्जी हमें हमारे काम के लिए मिलती है वो एफिशिएंसी कहलाती है, और जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है वो डेसिपेशन कहलाती है, पावर डेसिपेशन। ज़्यादातर पावर डेसिपेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपको यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जब एनर्जी ज़ाया होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी जैसे मैंने अपने एक दूसरे हाथों को रगड़ा तो मैंने देखा कि मेरे हाथ, एक हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया, एक का कम हो गया, तो वो एक एनर्जी ज़ाया थी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई मैं पढ़ देता हूँ। अ राइज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ वेस्टफुल एनर्जी इन मैकेनिकल प्रोसेस, द एनर्जी इज़ डेसिपेटेड इनटू द सिस्टम। अब क्या होता है कि जब आप कोई मैकेनिकल सिस्टम चलाते हो, फॉर एग्जांपल आपका बाइक का इंजन चल रहा है, तो आप देखते हो इंजन गर्म हो जाता है। जब वो इंजन गर्म हुआ तो इसका मतलब है कि एनर्जी ज़ाया हो रही है, और कुछ टाइम ले रही है ज़ाया होने में, ये पावर बन जाता है। तो एनर्जी का ज़ाया होना टाइम के रिस्पेक्ट से ये पावर है। मैकेनिकल सिस्टम में भी देखने के लिए मिलता है ये आपको। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ग्रीन कलर का जो आपको एक चार्ट बनाया हुआ है ना, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है और डिवाइस दी हुई है। एक में लिखा हुआ है यूज़फुल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो हमारे काम की है, वो एनर्जी जो वेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं ये मोबाइल चला रहा हूँ, ये मोबाइल यहाँ पे गर्म हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, अभी तो ठंडा है लेकिन एक वक्त पे ये होता है। तो ये जो ये गर्म हो रहा है, ये इसका गर्म होना मुझे कोई फ़ायदा दे रहा है? नहीं, ये वेस्ट है, वेस्ट चाहिए। अगर ये गर्म नहीं होगा तो बैटरी कम पिएगा मोबाइल, ज़्यादा गर्म होगा बैटरी ज़्यादा जल्दी खर्च होगी। पहले कुछ मोबाइल आए थे कंपनी के, नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वो हीटअप होता था मोबाइल, तो फिर उससे क्या होता था, बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो फिर ये मसले ख़त्म हो गए फिर आने वाले वक्त के साथ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, यानी चाय वाय बनाते हो ना, वो केटल होती है आपके पास, वो इलेक्ट्रिक वाली है। तो उसमें दो एनर्जियाँ होंगी, एक यूज़फुल और एक वेस्ट।
अब वो देखते हैं कौन कौन सी है। एनर्जी डेट हीट द वाटर, अब केटल है तो भाई उसमें पानी ही गर्म करोगे ना चाय बनाने के लिए, तो वो एनर्जी जो चाय का पानी गर्म करने के लिए यूज़ हो रही है वो तो हमारे काम की थी, लेकिन वो एनर्जी जो कि तारों को गर्म कर रही है, अंदर अंदर रेडिएशन पैदा कर रही है, वो तो बेकार है, उससे तो हमारी एनर्जी और ज़ाया हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरनल थर्मल, यानी जो अंदर सिस्टम गर्म हो रहा है, बोर्ड गर्म हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। हमें बोर्ड को गर्म नहीं करना था, पानी गर्म करना था, लेकिन वो अंदर बोर्ड गर्म होना शुरू हो गया, तो वो हमारी वेस्टेड एनर्जी है। एनर्जी हीटिंग द केटल इन इंफ्रारेड रेडिएशन, और इस जब तार गर्म होते हैं तो इसमें से रेडिएशन निकलती है जो इंफ्रारेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब हेयर ड्रायर है। अब हेयर ड्रायर में यूज़फुल एनर्जी कौन सी है कि वो जो अंदर उसमें हीट निकल रही है और फिर वो जो पंखा चल रहा है हम तक हीट फेंक रहा है, वो तो काम की एनर्जी है। लेकिन आप देखोगे कि जहाँ से आप पकड़ते हो हेयर ड्रायर को वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है कुछ वक्त के साथ साथ, पीछे जो उसके एक लोहे की प्लेट लगी होती है वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ तो हमें नहीं चाहिए थी एनर्जी, तो वहाँ पर एनर्जी ज़ाया हो रही है पीछे। तो थर्मल इंटरनल थर्मल एनर्जी हीटिंग द एयर, जो अंदर हेयर को गर्म करके हम तक फेंक रही है। काइनेटिक एनर्जी फैन में मौजूद है, तो वो तो एनर्जी हमारे काम की थी। लेकिन वो जो साउंड पैदा कर रहा है, चलाओगे झूम करके आवाज़ करता, अभी मेरे सामने पंखा चल रहा है वो भी सुर सुर आवाज़ कर रहा है, तो ये जो साउंड निकल रहा है ना ये वेस्ट है एनर्जी का। तो अब है हमारे पास लाइट बल्ब। भाई देखो जब लाइट बल्ब, अब हमारे पास है लाइट बल्ब, तो देखो जब लाइट बल्ब चलता है, जैसे मेरे सामने भी एक बल्ब लगा हुआ है बड़ा, तो जब ये चल रहा है तो इसमें से जो लाइट निकल रही है वो तो मेरे बहुत काम की है, यानी जो लाइट मुझ तक ट्रांसफ़र हो रही है उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो पावर है, ये पावर तो मेरे बहुत काम की है। लेकिन वो लाइट बल्ब पीछे से गर्म हो रहा है, ये तो मुझे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि उसके अंदर के तार पिघल जाएंगे, उसका बोर्ड ख़राब होगा। तो वो जो लाइट बल्ब में इंटरनल थर्मल एनर्जी है वो मेरे लिए वेस्ट है। अब मुझे नहीं लगता किसी को बात समझ नहीं आई होगी। लाइट रेडिएशन गिवन आउट बाय द हॉट फिलामेंट, ये यहाँ पर वो 100 वोल्ट वाला बल्ब है ना उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसमें फिलामेंट नहीं होता पर ये वाइट वालों में, अब तो वो एलईडी आ रहे हैं उसमें, तो वो भी चला गया, जो वो होता था ना मटेरियल, वो भी गया। इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रांसफ़र इनटू द सराउंडिंग, ठीक है, तो बात समझ आ गई। टीवी, अब टीवी को मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब टीवी में जो लाइट है और वो जो उससे इमेज आ रही है वो तो मेरे काम की है, लेकिन उसके अंदर जो हीट पैदा हो रही है या उसमें जो अंदर रेडिएशन निकल रही है वो मेरे काम की नहीं है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ था। अच्छा, अब सवाल है वो ज़रा सवाल समझा दूँ मैं आप लोगों को, ताकि फिर सेल्फ असेसमेंट का भी वादा था ना वो भी पूरा हो जाए हमारा, ठीक है। तो 1 मिनट बस रुक जाए, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। अच्छा, तो ये सेल्फ असेसमेंट पे आ जाता है कि हाउ डज एस्केप वेलोसिटी रिलेट टू द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अ क्लासिकल बॉडी ग्रेविटेशनल पुल। It's relate kinetic energy and gravitational potential energy at escape velocity. The object kinetic energy equal in gravitational potential energy allow its come to overcome gravitational field. अगर ये दोनों बराबर होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड और आपके पास ये क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ही ऑब्जेक्ट escape velocity से बाहर जा पाएगा। अच्छा, हाउ डज इंक्रीजिंग पावर, पावर बढ़ानी है कैसे बढ़ेगी? सिंपल बात लिखी हुई है, इंक्रीजिंग पावर रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ वर्क डूइंग और ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करो या ज़्यादा काम करो टाइम के रिस्पेक्ट से, यानी जैसे कि 1 मिनट में आप काम कर रहे थे 10 जॉउल का, अब अगर आपको पावर बढ़ानी है तो 1 मिनट में काम करो 100 जॉउल का, तो पावर बढ़ जाएगी। या पहले 10 जॉउल की एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे 1 मिनट में, अब 100 जॉउल की एनर्जी ट्रांसफ़र करो 1 मिनट में, तो पावर बढ़ जाएगी। तो ये मैंने समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर